आज इस वीडियो के माध्यम से हम जयशंकर प्रसाद के खंड काव्य आंसू के कुछ पद व्याख्या के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम उनके पद को लेते हैं, उसके बाद हम उसकी व्याख्या समझेंगे। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। मेरे क्रंदन में बसती क्या वीणा जो सुनते हो, धागों से इन आँखों के निज करुणा पट बुनते हो। ये पंक्तियां हैं जिनकी हम व्याख्या देख रहे हैं। आंसू कवि की पीड़ा का, व्यक्तिगत पीड़ा का काव्य कहलाता है। कवि अपने निजी अनुभवों से शब्द चित्र यहाँ प्रस्तुत कर रहा है और अपने हृदय की पीड़ा को दर्शा रहा है। किस तरह से प्रिया के बिछुड़ जाने पर उनका हृदय पीड़ित है, दुखी है। विरह से पीड़ित कवि क्या कथन है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई। स्मृति सी, स्मृति के समान उपमा अलंकार है। स्मृति किसे कहते हैं? जो हमारे पूर्व समय की, अर्थात जो समय बीत चुका है, अतीत की याद स्मृति कहलाती है। तो वो यहाँ कह रहे हैं घनीभूत, अर्थात जो अपने आप में इकट्ठी हो गई थी, बहुत ज़्यादा घना रूप, बहुत ज़्यादा घना रूप उसने धारण कर लिया था, अर्थात बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पीड़ा थी वह इकट्ठी हो गई थी उनके हृदय में। और किस रूप में इकट्ठी हुई थी? स्मृति सी छाई, स्मृति के रूप में, यादों के रूप में जो अत्यधिक पीड़ा उनके हृदय में, मस्तक में छाई हुई थी। दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज इन दुर्दिन अर्थात बुरे दिनों में अश्रु के रूप में प्रवाहित होकर आज बरसने आई, आज बरस रही है। कहने का अर्थ है जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है तो अश्रु के माध्यम से, आँखों के माध्यम से पीड़ा प्रवाहित हो जाती है। कवि की स्थिति भी यही है। आज प्रिया के पास न होने पर उन्हें उनकी स्मृति आ रही है और वो स्मृतियाँ जब बहुत सारी इकट्ठी हो गई हैं तो उसका दर्द असहनीय हो गया है। परिणाम स्वरूप आज इन वियोग के बुरे दिनों में वह आंसू के रूप में बरस रही है। इस तरह कवि अपनी मन की पीड़ा को अभिव्यक्ति देते हैं। मेरे क्रंदन में बसती क्या वीणा जो सुनते हो। वो अपनी प्रिया को संबोधित करके कह रहे हैं। उन्हें लगता है जैसे उनकी प्रिया उनके इस विरह की, दर्द की बात को सुन रही है, इसलिए वो कहते हैं मेरे क्रंदन में, मैं ये जो क्रंदन कर रहा हूँ, चित्कार कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हृदय मेरा पीड़ित है, इस वजह से ये सब आवाज़ मेरे हृदय से निकल रही है। बजती क्या वीणा, पर क्या तुम्हें इसमें वीणा बजती हुई नज़र आती है? क्योंकि क्रंदन तो दुखदायी होता है, उसे कोई नहीं सुनना चाहता, दुख में कोई साथ नहीं देता है। पर जब व्यक्ति किसी चीज़ को सुनता है तो वह अच्छी लगने वाली चीज़ होती है और वीणा के स्वर बड़े मीठे होते हैं। तो कहते हैं क्या तुम्हें मेरे इस दर्द में भी वीणा के समान मीठी मधुर आवाज़ सुनाई दे रही है जो तुम इसे सुन रहे हो। धागों से इन आंसू के और मेरे ये जो आँखों से अनवरत प्रवाहित होने वाले आंसू हैं वह इस तरह अनवरत प्रवाहित हो रहे हैं जैसे उसकी एक धागा ही बन गया हो। तो क्या तुम मेरे इन अनवरत प्रवाहित होने वाले आंसुओं से अपनी करुणा के वस्त्र को बुन रहे हो, अर्थात अपने हृदय में करुणा की भावना को प्रवाहित कर रहे हो। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। मैं बल खाता जाता था मोहित बेसुध बलहारी, अंतर के तार खिंचेते तीखी थी तान हमारी। अपनी पूर्व स्मृतियों को यहाँ पर अभिव्यक्त करते हुए कवि का कथन है, मैं रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी। वो कहते हैं रो रो कर, अर्थात अत्यधिक
दर्द से परिपूर्ण होकर सिसक कर सिसकियाँ लेते हुए मैं अपनी करुणा से भरी हुई कथा तुम्हें कहता रहता था। अपने तुम्हारे वियोग के कारण, तुम्हारे बिछुड़ने से उत्पन्न दुख को अभिव्यक्ति देता रहता था। तुम सुमन नोचते सुनते और तुमने पास में बैठे हुए खिले हुए फूलों को नोचते रहते थे और करते जानी अनजानी उन्हें सुनते रहते थे और जानकर भी उनसे अनजान बने रहते थे। मैं बल खाता जाता था मोहित बेसुध बलहारी। मैं बल खाता जाता था अर्थात मैं तुम्हारे ऊपर और ज़्यादा आकर्षित होता जाता था। मोहित था, मैं तुम्हारे मोह में फंसा हुआ था। बेसुध था, मुझे अपना कोई ध्यान नहीं था और पूरी तरह से तुम पर बलिहारी था, अर्पित था। अंतर के तार खिंचे थे मेरे, अंतर के मेरे हृदय के तार तुम्हारी ओर खिंचे हुए थे। मेरा पूर्ण आकर्षण, पूर्ण प्रेम, पूर्ण स्नेह तुम्हारे प्रति था। तीखी थी तान हमारी और इस तरह से जो हमारी तान थी, हमारी जो प्रेम की भावना थी वह बहुत तीक्ष्ण थी, वह बहुत ज़्यादा आकर्षण के योग्य थी। झंझा गजो झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद मारा, पाकर ईश्वर निर्दय को सबने आ डेरा डाला। कवि यहाँ पर वर्षा के दिनों का वर्णन करते हुए अपनी मन की स्थिति का वर्णन तुलनात्मक रूप से उसे कर रहे हैं। झंझा झकोर गर्जन था, वो कहते हैं जिस तरह से बारिश के समय जब बारिश होनी होती है तब तेज हवाओं के साथ बिजली गर्जना करती है, उसी तरह से लगता था जैसे बहुत गर्जना के साथ बहुत तेज हवा चल रही है। बिजली थी नीरद माला और नीरद माला बादलों की मालाओं के बीच में बिजली चमकती रहती है। तो वह सब जो वर्षा की बिजली है और उस समय की तेज हवाएं हैं, मानो कवि यहाँ पर कहता है पाकर इस शून्य हृदय में मेरे इस खाली हृदय को, वियोग से परिपूर्ण हृदय को प्राप्त करके मानो उन सब ने यहीं पर आकर डेरा डाल लिया है, अपने रहने का स्थान बना लिया है। इस तरह अपने विरह की भावना को अपने हृदय में अपनी प्रिया के प्रति जो असीम लगाव है उसको कवि यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। आगे वह और वर्णन करते हैं और बताना चाहते हैं कि किस तरह से उन दोनों का प्रथम मिलन हुआ था, किस तरह से उनकी भेंट हुई थी। वो कहते हैं शशि मुख पर घूंघट डाले, शशि के मुख पर, चंद्रमा के मुख पर घूंघट डाले हुए, अंचल में दीप छिपाए और आंचल में दीप छिपाए हुए। वो एक संध्या का वर्णन कर रहे हैं कि जिस तरह से जब संध्या होती है तो संध्या होते समय अंधेरा सा धुंधलका सा हो जाता है। ठीक स्थिति यही रहती है कि जब कोई नारी संध्या के समय पर अपने आंचल में दीप छिपाए हुए, हल्का सा घूंघट लगाए हुए दरवाजे पर दीपक रखने आती है। भारतीय प्रथा का वो वर्णन कर रहे हैं। तो वो कहते हैं जैसे अपने आंचल में दीप छिपाए हुए कोई स्त्री मुंह पर अपने चंद्रमा के समान सुंदर मुख पर घूंघट डाले हुए दीपक रखती है, वही स्थिति चंद्रमा की भी होती है। चंद्रमा ने जैसा अपने मुख को थोड़ा सा धुंधला किया हुआ है क्योंकि संध्या समय वह साफ दिखाई नहीं देता है और अपने आंचल में वह दीप छिपाए हुए होता है जीवन के गोधूली में। इसी तरह से जीवन की जो गोधूली बेला थी, ये गोधूली बेला का वर्णन है। उस गोधूली कहते हैं उस समय को जब गायें लौटती थी वापस वन से घर को, तो उनके खुर से जो धूल उड़ती थी वह गोधूली बेला, संध्या वेला कहलाती थी। तो कहते हैं जिस तरह से संध्या वेला होती है जिसमें गायों के खुर से धूल उड़ने से कुछ धुंधलका छा जाता है, कुछ सूर्य के डूबने और चंद्रमा के प्रकाशित होने का वह जो मिलन समय होता है उसके कारण धुंधलका होता है, थोड़ा प्रकाश कम होता है। ऐसे ही मेरे जीवन की गोधूली में अर्थात मेरा जीवन जब बहुत बीत गया था, बहुत ज़्यादा व्यतीत हो गया था, उस समय कौतूहल से तुम आए, तुमने मेरे जीवन में उसी तरह से प्रवेश किया जैसे कौतूहल की भावना होती है, कुछ जानने की इच्छा होती है। मैं पलक इन नैनों से देखा करता उस छवि को, प्रतिभा डाली भर लाता कर देता दाद सो कवि को। और वह
अपनी प्रिया को देखने के बाद अपनी मन की स्थिति किस तरह की उन्होंने महसूस की थी, इस बात का कवि वर्णन करते हुए यहाँ पर अभिव्यक्ति दे रहे हैं। मैं अपलक इन नयनों से देखा करता उस छवि को, उस समय तुम्हारी जो छवि थी, तुम्हारा जो सौंदर्य था, उसे मैं निष्पलक पलक झपकाए बिना इन नेत्रों से लगातार देखता रहता था। प्रतिभा डाली भर लाता और मेरे अंदर की जो प्रतिभा थी, काव्य सृजन की शक्ति थी, उससे मैं वह डाली भर लाता था, अर्थात उसके माध्यम से मैं तुम्हारे उस सौंदर्य के लिए नवीन नवीन कल्पनाएं कर देता दांसु कवि को, और अपने उस सुंदर कवि को, अपने हृदय की काव्य रचना में निपुण भावना को, उन सब तुम्हारे प्रति जो भावनाएं मेरी थी उन्हें दान कर देता था, दे देता था, अर्थात तुम्हारे प्रति मैं काव्य रचना कर देता था। निर्झर सा झिरझिर करता माधवी कुंज छाया में चेतना बही जाती थी, हो मंत्र मुग्ध माया में। आगे कवि उसी चीज का वर्णन करते हुए कहते हैं, निर्झर सा झिरझिर करता, जिस तरह से कोई झरना झिरझिर करके झरझर कर बहता रहता है माधवी कुंज छाया में, उसी तरह से वहाँ पर माधवी लता के कुंज में, समूह के बीच में, उनकी छाया में जब हम बैठे रहते थे, वहाँ मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति उसी तरह से झरता रहता था जिस तरह कोई झरना प्रवाहित होता है। चेतना बही जाती थी, मेरी जो संपूर्ण चेतना थी, प्रेम की भावना थी, वह प्रवाहित होती रहती थी। हो मंत्र मुग्ध माया में, तुम्हारी माया में, तुम्हारे सौंदर्य में मंत्र मुग्ध होकर, आकर्षित होकर, पूरी तरह से बंध कर, इस तरह मेरी सारी चेतना तुम्हारी में ये आबद्ध हुई रहती थी। घन में सुंदर बिजली सी, बिजली में चपल चमक सी, आंखों में काली पुतली, पुतली में श्याम झलक सी। आगे वह कहते हैं, घन में सुंदर बिजली सी, जिस तरह से घन में बादलों के अंदर सुंदर बिजली दिखलाई देती है, बिजली जितनी सुंदर लगती है, बिजली में चपल चमक सी, और बिजली के अंदर उसकी चंचल चमक जिस तरह से सुंदर प्रतीत होती है। कवि बड़ी सुंदर उपमाएं कर रहे हैं। देखिए, आंखों में काली पुतली, उसी तरह से तुम्हारे नेत्रों में काली पुतली के अंदर, पुतली में श्याम झलक सी, और जिस तरह से आंखों में काली पुतली होती है और पुतली में श्याम रंग की झलक होती है, और उससे ही व्यक्ति के आंखों का सौंदर्य नजर आता है, वैसी ही सुंदर तुम मुझे प्रतीत होती थी। इस तरह कवि ने खड़ी बोली हिंदी के माध्यम से अपने काव्य में बड़ी सरसता के संग अपने भावों को अभिव्यक्ति दी है। उपमा अलंकार और नवीन नवीन उपमाओं का प्रयोग देखते ही बनता है।